नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजार लगातार कई दिनों की तेजी के बाद थोड़ा सुस्ताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज भी मार्केट्स थोड़ा रेस्टिंग मोड में आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन कल के कंपैरिजन में आज मिड कैप एटलीस्ट हरे निशान में भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कल मिड कैप इंडेक्स भी लाल निशान में था, स्मॉल कैप भी लाल निशान में था। कल फ्रंट लाइन इंडेक्स हरे निशान में था, लेकिन आज फ्रंट लाइन इंडेक्स भी लाल निशान में है। बस मिड कैप हरे निशान में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो सेंसेक्स में करीब 270 अंकों के आसपास ही गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी 53 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक 170 अंक नीचे कामकाज करते हुए। मिड कैप इंडेक्स जो कि करीब फ्लैट टू पॉजिटिव है और स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन में करीब 800 शेयर तेजी में है, 1700 शेयरों में बिकवाली, यानी कि हर एक शेयर की तेजी के सामने 2 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऑटो में आज खरीदारी है, मेटल में आज खरीदारी है, मिड कैप सेलेक्ट में आज खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन बिकवाली वाली साइड पे है मीडिया, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पे कुछ हद तक बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जैन साहब मौजूद हैं वाराणसी से, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, साथ साथ जैन साहब से बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी और उनकी इंडिविजुअल राय रणनीति पर भी हम चर्चा करेंगे। जैन साहब, बढ़िया तेजी बाजार में दिखा दिया आपने पिछले पूरे हफ्ते में। अब बाजार थोड़ा सुस्ता रहा है, ये सुस्ती है या नियर टर्म मूव हो गया पूरा, क्या किया जाए? तो नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए, अभी शॉर्ट टर्म में तो ऐसा लग रहा है कि अप मूव जो हमारे टारगेट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। वीकली के शॉर्ट टर्म हाई हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। वीकली पे शॉर्ट टर्म हाई था 51,979 बैंक निफ्टी पे, और निफ्टी पे था 23,807। ये दोनों लेवल कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से अब फर्दर अपसाइड तो नहीं दिख रही है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव बनेगा। और प्रॉफिट बुकिंग में मेरी एक्सपेक्टेशन है कि नीचे में कहीं भी हम 23,300 23,200 की जोन टेस्ट कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी में 50,700 के लेवल टेस्ट किए जा सकते हैं। तो 50,700 के लेवल शायद बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं नियर टर्म में। लेकिन जैन साहब, जो ये हाल फिलहाल में मूव आया था, इस मूव को आप काउंट कैसे कर रहे हो? क्या ये मौका था खराब शेयरों से निकलने के लिए, या ये मौका था लोअर लेवल्स पे अच्छे शेयरों को एक्यूमुलेट करने के लिए? तो दोनों चीज का मौका था, बस सेगमेंट का अंतर था। अगर आप लार्ज कैप प्लेयर थे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका था ये लॉन्ग एक्यूमुलेट करने का। नीचे में जैसे गेल, आईओसी, बाकी स्टॉक्स, अदानी के स्टॉक्स हमने बाई दिए थे, तो ये आपका समय था लार्ज कैप स्टॉक्स एक्यूमुलेट करके रखने का और इस रैली में प्रॉफिट बुकिंग करने का। मिड कैप स्मॉल कैप में अगर थे तो ये रैली बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी आपको अपने लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करने के लिए। तो सेगमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं। अगेन डिप पे, जिस डिप की हम बात कर रहे हैं उस डिप में आपको लार्ज कैप स्टॉक्स एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट वापस से चलेगा तो लार्ज कैप स्टॉक्स में ही तेजी रहेगी। मिड कैप स्मॉल कैप में हियर एंड देयर आप 2-4 काउंटर में को दिखा दोगे कि 20% चले, 30% चले, बट मेजॉरिटी ऑफ द काउंटर्स में आपको या तो स्लाइड रिट्रेसमेंट दिखेगा या नए लोज दिखेंगे। तो मैं अभी मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट को अभी भी अवॉइड करके चल रहा हूँ। तो अभी के लिए मिड कैप स्मॉल कैप को अवॉइड करें, लेकिन ये बात सही है कि इस पूरे फॉल में कई बड़े नाम जो नीचे की तरफ मिल रहे थे, वहाँ पर अच्छे एक्यूमुलेशन जोन बन रहे थे, तो आपने शायद उसका फ़ायदा उठाया भी होगा। अब जरा टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज निफ्टी को संभाल कौन रहा है या कहाँ पर खरीदारी है? आज इंडसइंड बैंक कल के 5% के फॉल के बाद थोड़ी खरीदारी यहाँ देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज ट्रेंट में खरीदारी है, BEL में खरीदारी है, M&M में खरीदारी आज के सत्र में आपको दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा आज बिकवाली जहाँ पर है उसमें पहला नाम अगर कोई आ रहा है तो वो है टेक महिंद्रा का, सिप्ला का, NTPC का, एक्सिस बैंक का, जहाँ पे आज कुछ हद तक बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। मिड कैप साइड पे आज जहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें एक नाम है अशोक लेलैंड का, AU बैंक का, मजगांव डॉक का और क्यूमेंस इंडिया, यहाँ पर कुछ हद तक खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पे अगर बात किया तो आज थोड़ा प्रेशर अगर देखने को मिल रहा है कहीं पर, तो वो बिकवाली मेजरली आपको दिखाई पड़ेगी डाइवर्सिफाइड स्पेस के अंदर। एंड लाइकवाइज स्मॉल कैप स्पेस के अंदर भी कुछ इसी तरह की हलचल है। स्मॉल कैप में NCC है जहाँ न्यूज़ फ्लोज हैं, आवास फाइनेंशियल है, लगातार तेज़ी में है, एफएल इंडिया और त्रिवेणी टर्बाइन, यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ नाम है जहाँ पर बेसिकली बाइंग देखने को मिल रही है। गिरावट है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में, तेजस नेटवर्क में, जेंसार टेक में और वेल्सपन लिविंग में, जहाँ प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो इनमें से अशोक लेलैंड, इसके ऊपर क्या करना चाहिए? क्योंकि न्यूज़ फ्लोज भी रहे हैं काफ़ी और आज बोर्ड मीटिंग भी है इनकी, क्या किया जाए? सर, अशोक लीलैंड में
चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे तो पूरा ऑटोज एज ए सेक्टर थोड़ा सा बाउंस बैक किया है। अशोक लीलैंड भी 192 का मेजर सपोर्ट था जो स्विंग लो था, उस जोन से बाउंस बैक किया है और अब आ गया है रेजिस्टेंस जोन में 217 रुपए के आसपास। हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक बार 217 रुपए निकाल के 228 रुपए तक जाए, बट 228 के ऊपर मेरे को लग नहीं रहा कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक इससे ऊपर निकलेगा। तो 228 तक के लिए लॉन्ग प्ले करना है तो किया जा सकता है। तो आपको अशोक लेलैंड को लेकर एक राय यहाँ पर दी गई है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे दर्शकों से। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी अंशुल जी से कोई भी सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9311211874। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। साथ ही साथ आप ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर, और उसके अलावा आप फेसबुक यूट्यूब के जरिए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और वहाँ पर भी आप हमसे सीधे सीधे सवाल पूछ सकते हैं, मुखातिब हो सकते हैं। पहला सवाल जो अंशुल जी मेरे पास आया है वो आपके किसी प्रशंसक का है। मुकेश जी का सवाल है नागालैंड से। HPCL है 327 रुपए के दाम पे और अदानी पावर है 513 रुपए के दाम पे। छोटी और मध्यम दोनों अवधि के लिए रख सकते हैं, करना क्या चाहिए ना? होल्ड करना चाहिए सर। अदानी पावर तो क्लियरली, सॉरी, हिंद पेट्रो तो क्लियरली अप मूव में है। हिंद पेट्रो में फिलहाल अप मूव खत्म होने के बाद डिप आ रही है, वो भी इसलिए आ रही है कि 10-20 डे मूविंग एवरेज दूर छूट गए थे। उनको कैचअप करने के लिए डिप और थोड़ी सी साइडवेज काइंड ऑफ डिप है। एज एंड व्हेन जब ये स्टॉक रिवर्स करेगा अपना डिप कंप्लीट करके तो पहला ही टारगेट इसमें 380 करीब का बनेगा, उसके ऊपर 416 तक जा सकता है। तो स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में है, उसमें बड़ा करेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है और वापस अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है, तो स्टॉक को थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए 6-8 महीने के पर्सपेक्टिव से। अदानी पावर अगेन हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि 200 300 सॉरी 514 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोजिंग नहीं आ पा रही है। जो विक फॉर्मेशन थी बड़े वॉल्यूम के साथ 10 मई की, उसका हाई क्रॉस ही नहीं हो पाया और बार बार ऊपर से विक बन रही थी। अब थोड़ा सा सेल ऑफ बन रहा है, प्रोबेबली ये सेल ऑफ आपको नीचे में कहीं भी 485 तक दिखा सकता है। बट मैं स्टॉक पे बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हूँ, हालांकि बुलिश सेटअप फेल हुआ है, बट मैं स्टॉक पे बेरिश नहीं हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सेलिंग ड्राई अप है और जब रिवर्स किया था तो वॉल्यूम्स अच्छे आए थे, हायर लो बनाए। तो फ्रेश अप मूव के लिए 525 530 की जोन अब नया रेजिस्टेंस बन गया है, इसके ऊपर क्रॉस करना बहुत जरूरी है, तब बड़ी अपसाइड बनेगी। फिलहाल के लिए है तो होल्ड करना चाहिए, नहीं है तो 530 के ऊपर बाइंग बनेगी। ओके। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक दर्शक मौजूद है झांसी से। हमारे साथ रविंद्र कुमार साहब हैं। कुमार साहब नमस्कार। कुमार साहब सुन पा रहे हैं आप? चलिए शायद संपर्क टूट गया, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर सवाल है। तो ऑलमोस्ट आपका डिस्क्लेमर तो मुझे पता ही है जैन साहब, लेकिन 1300 रुपये के दाम पे इनकी खरीदारी है, 300 शेयर है। आप क्या राय रखते हो? सर रिलायंस में तो देखिए, अगेन डिस्क्लेमर वही है कि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में रोज ही ट्रेड करता हूँ, बाई सेल रिकमेंड तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरा पहला टारगेट 1286 था जहां पे मैंने मेजॉरिटी प्रॉफिट बुकिंग की है और ऊपर 1326 जाते जाते मैं नीचे वाला जो स्टॉक खरीदा हुआ है उसको पूरी तरीके से बुक कर लूंगा। अब ऊपर में 1326 दिख रहा है मेरे को, नीचे में 1264, ये पहला सपोर्ट जोन है। इस जोन में अगर रिजेक्शन कैंडल या बुलिश एविडेंस बनता है तो मैं फ्रेश बायर रहूंगा, इसलिए मैं बाई सेल नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि 1260 के आसपास मैं खुद ही बाई करने के मूड में हूँ। तो 1260 के आसपास वो खुद ही खरीदारी के मूड में है, लेकिन हमेशा से ये जैन साहब की तरफ से एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहा है कि बैंक्स और बैंक्स में इन्होंने ईटीएफ और दूसरी तरफ रिलायंस, जिसके ऊपर इनका स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमेशा रहता ही है, समय समय पर उसमें खरीद बेच करते रहते हैं। एक सवाल आया है मोहम्मद जुनैद साहब का। इनके पास टाइटन है 3800 रुपये के दाम पर, 1 साल का इनका नज़रिया है। जैन साहब क्या होल्ड करें या निकल जाएं? टाइटन होल्ड करना चाहिए सर। अगला 1 साल का नजरिया है तो टाइटन बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। टाइटन अपने बॉक्स के लो के आसपास है 3045, यहाँ पे फ्रेश बायर्स भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सी ऊपर टाइप। में जैसे ये स्टॉक रिवर्स करेगा पहला टारगेट रेंज 3215 के आसपास बनेगा और जैसे इसके ऊपर निकलेगा आपका अगला टारगेट 3500, और ओवरऑल चूंकि बॉक्स लो से चला है स्टेयर केस फैशन में चलेगा, बट ऊपर बॉक्स हाई 3848, ये आपका टारगेट बनना चाहिए। तो 3848 के आसपास के टारगेट्स यहाँ पे शायद गोइंग फॉरवर्ड बनते हुए दिखाई पड़े। अपोलो माइक्रो सिस्टम में कब फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, या कोई और शेयर जो आपको लग रहा हो इस टाइप का डिफेंस में जहां पर एंट्री की जा सकती हो? देखिए मेरे हिसाब से स्टॉक टॉप्ड आउट है और मल्टीपल फेल्ड ब्रेकआउट है, तो ये एक बार नीचे 88 रुपए तक आते हुए दिख रहा है। मेरे लिए फ्रेश बाइंग के लिहाज से कहीं भी नहीं है, हालांकि रिलेटिव स्ट्रेंथ है, सब चीज है, बट जो बाइंग क्लाइमैक्स और फील्ड ब्रेकआउट है ये हमेशा मेरे को बाई बटन दबाने से रोकते रहेंगे।
जिस भी दिन मार्केट में वीकनेस बनी और इस स्टॉक ने करीब करीब 117 का अपना सपोर्ट तोड़ा, तो 87 88 रुपीज का टारगेट खुल जाएगा। तो जिनके पास भी है 117 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जिनके पास नहीं है अपनी बाइंग की लिस्ट से हटा दीजिए स्टॉक। तो अभी आप नहीं है तो अवॉइड करिए, और है तो 117 आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। इसके अलावा दीपक जी का एक सवाल है दिल्ली से। अंशुल सर, आपसे ये सवाल है इनका, एचपीएल इलेक्ट्रिक 578 के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इसमें? एचपीएल इलेक्ट्रिक, एचपीएल इंजीनियरिंग के नाम से आता है इसमें। जी, नाम ही अभी बदला है हाल में ही। जी, देखिए इस स्टॉक में एक बड़ा रिवर्सल बना था। 800% वॉल्यूम राइज था 19 मार्च की कैंडल पे। उसके बाद से आज पांचवा दिन है जहाँ इनसाइड बार है। प्रोबेबली 4-5 दिन और इनसाइड बार रह सकता है, बट एज इन व्हेन 395 के ऊपर ये स्टॉक निकलेगा तो एक गैप छूटा हुआ है समवेयर अराउंड 520, और एक छूटा हुआ है 573 के आसपास। तो ये दो टारगेट खुलते हुए दिखेंगे, बट ये अगर आप खरीद रहे हैं तो छोटी क्वांटिटी में खरीदिएगा, क्योंकि ओवरऑल वीक कैटेगरी का स्टॉक है। उन्होंने दिया बट चूंकि बिना बाउंस बैक के नीचे आया था, तो एक डीप बाउंस बैक इसको लेना है। वही डीप बाउंस बैक लेने जा रहा है, तो कम क्वांटिटी में अगर लॉन्ग प्ले करना है तो कर सकते हैं 525 575 के टारगेट के साथ। 525 575 के टारगेट्स के साथ अगर आप कम क्वांटिटी में खरीदारी करना चाहते हो तो आप एक बार खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है वेबसॉल एनर्जी को लेकर, 780 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए वेबसॉल में रिवर्सल बना है, और एक बढ़िया कैंडल 21 मार्च को बनी थी बड़ी वॉल्यूम के साथ, 300% वॉल्यूम राइज था। तो 50 डे मूविंग एवरेज तक पुल बैक बन रहा था। ये लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि बन रहा है। 1132 इसका पहला टारगेट है। वहीं पे गैप्स भी है, वहीं पे 50 डे मूविंग एवरेज भी है, वहीं पे प्रीवियस स्विंग लोज भी है। तो 1132 तो आ जाएगा। 1132 के ऊपर अगर इसी तरीके से अपर सर्किट मारते हुए निकला तो 1267 तक भी आ सकता है। तो 1132 पे प्राइस एक्शन वॉच कीजिए। अगर रिवर्सल नहीं बनता है तो 1267 का लेवल खुल जाएगा। आप पूछ रहे हैं कि टाटा पावर में और ई पैक ड्यूरेबल में, इन दोनों में क्या करना चाहिए? ई पैक ड्यूरेबल तो हाल की लिस्टिंग है, सो बहुत तो उसका चार्ट भी नहीं होगा, लेकिन टाटा पावर क्या करें इन दोनों में? और देखिए ई पैक में इमीडिएट स्विंग लो जो था, और जो ऊपर से फेल्ड ब्रेकआउट का टारगेट था 361, उसके बाद बड़ा बॉक्स बना के आज ब्रेकडाउन देने की कोशिश है। बट ब्रेकडाउन कंफर्म होगा जब इमीडिएट का जो स्विंग लो था 326.85 और 325.15 इसको तोड़ेगा। तो 325 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो स्टॉक में फिर आईपीओ का जो ब्रेकआउट था, आईपीओ बेस ब्रेकआउट 228, ये टारगेट खुल जाएगा। तो 228 आते हुए दिख रहा है। हाई लाइकली है कि 325 के नीचे क्लोजिंग आएगी। टाटा पावर में पुल बैक पे 369 और 367 ये रेंज है जहां पे फ्रेश बायर्स वापस बाय करते हुए दिखेंगे, क्योंकि बॉक्स बना के ब्रेकआउट दिया है। उसी बॉक्स का रीटेस्ट भी हो जाएगा। तो 367 369 की रेंज में बाय करना है। 400 रुपए का पहला टारगेट रहेगा। अगर 400 के ऊपर सस्टेन करता है तो 457 का टारगेट ओपन हो जाएगा। अनिर्बान साहब पूछ रहे हैं कि क्या इंडियन होटल्स में एंट्री की जा सकती है 2 साल के नजरिए के लिए? देखिए होटल्स मेरे को अच्छे लग रहे हैं, बट इंडियन होटल मेरी लिस्ट में अब नहीं है। पहले जब था तब हमने मनी नाइन पे ब्रेकआउट भी प्ले कराया था, बढ़िया 30-35% चला था। अब मेरी लिस्ट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग ज्यादा दिख रही है, बाइंग कम दिख रही है। डाउन गाइडेज पे वॉल्यूम ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा एक बार करेक्शन आना लाजमी है। 675 तक नीचे करेक्शन आ सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है। तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। लेकिन अगर आपको होटल ही सेक्टर में रहना है तो आईटीसी होटल का आईपीओ बेस ब्रेकआउट 180 रुपए के ऊपर आया है। पुल बैक में कहीं भी 180 मिल जाता है, तो आईटीसी होटल इस समय बेस्ट लग रहा है होटल स्टॉक्स में। 180 के राउंड बाई कीजिए। करीब करीब 15 रुपए 165 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 225 का टारगेट रहेगा। तो बेटर है कि आईटीसी होटल की तरफ देखें, और सेकंड बेस्ट जूनिपर होटल है। तो आईटीसी होटल के लिए स्टॉप क्या बोला आपने? 180 में बाई करना है, 165 का स्टॉप लॉस रहेगा, 225 का टारगेट रहेगा। ओके। एक सवाल है सोम डिस्टिलरीज को लेकर, एग्जिट करें, ट्रेडिंग पर्पस के लिए एंटर किया था, क्या इसमें बने रहें या निकल जाएं? देखिए 120 का स्टॉप लॉस है। 120 के नीचे क्लोज करे तो फिर एग्जिट कर लेना चाहिए। कल भी हमने डिस्कस किया था कि जिस हिसाब से पैटर्न बना है 128 के ऊपर इसको मतलब ब्रेकआउट लेके इसको ऊपर चल जाना चाहिए। मोमेंटम उस हिसाब से आया नहीं जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। कल फाइनली 128 के नीचे आके क्लोज किया, बट स्टॉप लॉस 120 बनता है, तो स्ट्रिक्टली 120 के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। जब भी 128 रिक्लेम करेगा 144 के टारगेट की तरफ बढ़ेगा, बट 120 टूटने के बाद क्लोजिंग बेसिस पे
फिर स्टॉक खराब हो जाएगा। 120 क्लोजिंग के नीचे अगर ये रहता है, सस्टेन कर जाता है, तो ये स्टॉक थोड़ा सा खराब होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। रोहिणी मित्तल जी का एक सवाल आया है कि रिलायंस 1200 के आसपास दोबारा आएगा क्या, आपको लग रहा है ऐसा? देखिए, मेरे को उम्मीद थोड़ी सी कम है, बट 1260 अगर टूटता है तो फिर 1240 का एक सपोर्ट बनेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को बहुत कम उम्मीद है, 1260 1240 की जोन प्रोटेक्ट होनी चाहिए। अंशुल सर आपके एक बड़ी प्रशंसक हैं, प्रीति अग्रवाल जी, ये पूछ रही हैं कि फिनोलेक्स पाइप के शेयर हैं इनके पास 190 रुपए के दाम पर, करना क्या चाहिए इसमें? एग्जिट कर लेना चाहिए। देखिए, इसमें परसों के सेशन में बड़े वॉल्यूम्स के साथ चला था, तब 3144% वॉल्यूम राइज था, लेकिन उसका लो टूट रहा है, तो ये क्लियरली एक बुल ट्रैप में कन्वर्ट हो गया है। नीचे में इमीडिएट जो स्विंग लो है 167, ये ना सिर्फ टेस्ट बल्कि ब्रीच भी हो सकता है। बेटर है कि एग्जिट कर लें। ओके। सत्य प्रकाश परिहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। परिहार साहब नमस्कार। नमस्कार सुमित सर, नमस्कार अंशुल जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार परिहार साहब, अंशुल जी भी आपको सुन पा रहे हैं, क्या सवाल है आपका? जी 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 सर, मैंने MRPL 139 में ले रखे हैं 200। ओके। हाँ, तो इसका क्या भविष्य है, थोड़ा सा दिलवाइए गाइडेंस अंशुल जी से। और कितना समय आप इसे दे सकते हो अदरवाइज परिहार साहब? हाँ, समय शॉर्ट टर्म में मैं अंशुल जी की तरह ही हूँ, 2-4 महीने दे दूंगा। ठीक है, तो जैन साहब इन्होंने MRPL लिया है, अभी तो एक कॉस्ट के आसपास ही चला है, 200 शेयर इनके पास है और नजरिया भी ठीक ठाक है, छोटी अवधि का नजरिया है, क्या किया जाए? देखिए, अगर आपका नजरिया 2-3 महीने का है तो 170 रुपए का टारगेट ले लीजिए, 170 रुपए के आसपास अपनी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ऑन द डिप्स 120 का ब्रेकआउट है, तो 120 मेजर सपोर्ट का काम करेगा, बट वहां तक डिप आनी नहीं चाहिए। अगर 133 के अराउंड आता है तो एक बार फ्रेश बाइंग किसी को करना है कर सकते हैं। ओवरऑल पिछले 8 दिन में देखें तो मल्टीपल वॉल्यूम बार्स हैं जो 400% के ऊपर वॉल्यूम राइज है, तो स्टॉप लॉस लेके एक बार रिस्क लेना चाहिए। 120 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए। रिस्क लेते हैं तो 170 175 तक का टारगेट 2 से 3 महीने में आराम से मिल जाएगा। ओके। रितेश सिंह साहब का एक सवाल आया है, इनके पास L&T फाइनेंस या M&M फाइनेंस, दो विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनना चाह रहे हैं लंबी अवधि के लिए, आप दोनों में से किसको बेहतर मान रहे हैं? तो L&T फाइनेंस ब्लाइंड बाई है। L&T फाइनेंस अगर आपका नजरिया चाहे वो 3 महीने का हो चाहे वो 3 साल का हो, L&T फाइनेंस क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, क्लियर विनर है, आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। 3 महीना या 3 साल L&T फाइनेंस परफेक्ट चॉइस है फाइनेंस सेक्टर के लिए। ओके। इसके अलावा एक आदर्श पांडे साहब का सवाल है, इनके पास एंजल वन के शेयर हैं 2600 रुपए के दाम पे और जियो फाइनेंस के शेयर हैं 250 रुपए के दाम पे, इन दोनों में क्या करना चाहिए? सर एक सेकंड दीजिए, बैंक निफ्टी सेल दिया था, टारगेट हो गया। निफ्टी और टारगेट करना लो 23,565 जी। जियो फाइनेंस और कौन सा था? एंजल वन। एंजल वन। देखिए, जियो फाइनेंस में 232 के ऊपर जैसे क्लोजिंग आएगा, जैसे हमने गेल में डिस्कस किया था, सेम चीज है। 232 के ऊपर जैसे क्लोजिंग करना स्टॉक स्टार्ट करेगा, मोमेंटम 262 और 298 रुपए की तरफ बनेगा। इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं, ट्रेडर हैं तो 232 के ऊपर वेट क्लोज होने का वेट कीजिए, उसके बाद बाई कीजिएगा, तब आपको मोमेंटम मिलेगा। बट इन्वेस्टर्स के लिए 232 के नीचे गुड एक्यूमुलेशन जोन। एंजल ब्रोकिंग में पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2316 50 डे मूविंग एवरेज, उसको निकालने के बाद उसी पे सपोर्ट ले रहा है। तो अगर जब तक 2280 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, एक बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूरी जो फॉल आई थी 44.36% की, इसका 50% रिट्रेसमेंट 2700 रुपए पे आता है। तो अगर 2280 नहीं टूटता है तो 2700 रुपए के टारगेट खुल जाएंगे। अगेन इस स्टॉक में भी लॉन्ग प्ले करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, बट क्वांटिटी अगर आप यूजुअली 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं या 1 लाख का स्टॉक खरीदते हैं तो क्वांटिटी लेस देन 10% होनी चाहिए जो आप यूजुअल क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये सब मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में फॉल करते हैं। चले तो अच्छा पैसा देंगे, नहीं चले तो छोटा सा स्टॉप लॉस ले जाएंगे, तो इसलिए क्वांटिटी कम रखिए। ओके। एक सवाल दिल्ली से आया है मनीष राठौर साहब का, ये कैंपस एक्टिवियर खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, 2 साल के लिए इसे खरीदना चाह रहे हैं, तो क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से इसमें अब रिस्क थोड़ा कम दिख रहा है जिस तरह करेक्शन आई है, आप क्या राय रखते हो उस पर? सर अगेन इस स्टॉक पे भी हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया था कि 257 अगर टूटता है तो फिर स्टॉक में जो शॉर्ट टर्म बेस बन रहा है
उसका फेलियर आने लगेगा और आपका डाउनसाइड टारगेट खुल जाएगा 212 रुपए का। तो मेरे को अभी 212 आते हुए दिख रहा है। बट थोड़ा सा इस सेक्टर को थोड़ा सा उन्होंने डीपली स्टडी किया था। आप देखिए कैंपस जो रेवेन्यू जनरेट करता है वो एडिडास नाइकी इनके बराबर करता है, जबकि उनसे काफी सस्ते शूज है। तो ये कंजम्पशन स्टोरी में एक बड़ा विनर बनेगा। बट फिलहाल चार्ट पे जब तक स्ट्रेंथ नहीं आती है, आई एम नॉट बाइंग द स्टोरी। मैं शेयर खरीद रहा हूँ तो मेरे को उसको अप ट्रेंड में चाहिए। तो फिलहाल अप ट्रेंड में नहीं है। बट हाँ, 212 रुपए मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से प्रोटेक्ट होना चाहिए। उसके नीचे मेरे को जाते हुए नहीं दिख रहा है। अनलेस क्लोज करे और गलत प्रूफ करे तब हम डाउनसाइड टारगेट रिवाइज करेंगे। बट फिलहाल 212 आ रहा है। वो जोन अगर सपोर्टिव बनती है, वीकली या मंथली पर रिजेक्शन कैंडल बनती है, तो एक बार बाइंग अप्रोच रखेंगे। तो एक बार को बाइंग अप्रोच वहाँ पर आप रखिएगा, लेकिन हाँ इन नंबर से ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और ऑब्जर्व किया मैंने बेबी जैन साहब, वो आपका टावल ग्रीन अभी हुआ है बाजार की रिकवरी में या पहले से ही था? नहीं नहीं सर, ये तो जब बाजार वो बैंक निफ्टी स्वीप बनाया था 47,800 का हाँ। 11 मार्च से, तब से हरा रुमाल लेके घूम रहा है। वरना तेजी में क्या लाल लेके घूम रहे थे आप? नहीं नहीं सर, तब सफेद रुमाल लेके घूम रहे थे कि शांति का प्रतीक। ये एक्चुअली वेरी किसी ने नाइस। गिफ्ट कर दिया है सर, उसमें 7-8 हरे रुमाल निकले हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, पैसा बनाया होगा किसी ने आपकी कॉल पे, तभी वो हरा निशान दे के गया आपको। खैर आगे बढ़ते हैं। IEX खरीद रखा है प्रदीप जी ने, सॉरी एक हैंडल से आया है 170 रुपये के दाम पर, और पारादीप फॉस्फेट है 125 रुपये के दाम पर। क्या करना चाहिए इन दोनों में? सर पहला पारादीप, दूसरा पारादीप था, पहला पहला IEX। IEX। देखिए IEX में भी अगेन ये वो बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक था, और इसका बाइंग क्लाइमेक्स बहुत पहले हो चुका था वीकली चार्ट पे 2021 में। वहां से देखिए 300 रुपए से करेक्ट होके 112 आया, वापस से पूरी फॉल का 50% रिट्रेसमेंट किया 210 पे, और वहां से नीचे आ गया। बट पूरे इस प्रोसेस में जो राइट साइड में डेवलप हुआ है 158 का स्विंग लो रिजेक्ट हुआ है, और ये रिजेक्शन का टारगेट 190 रुपए बनता है। तो ये स्टॉक एक बार 190, प्रिसाइसली 190 रुपए 95 पैसे यहां तक आते हुए दिख रहा है। तो IEX अगर आपको बाई करना है तो या तो 4-5 दिन वेट कीजिए कि साइडवेज रहे और मूविंग एवरेज कैचअप कर ले, तब बाई करें, या फिर डिप में कहीं भी 170 के आसपास मिले तो बाई कर सकते हैं। अगेन वही चीज रिपीट करूंगा, क्वांटिटी लेस देन 10% रखिएगा। 190-191 जाते हुए दिख रहा है। दूसरा पारादीप, इसमें एक बॉक्स का ब्रेकआउट आया है 98.62 पे, जिसका टारगेट है समवेयर अराउंड 110 रुपीज। ऑलरेडी आज का हाई बन चुका है 107 रुपए। तो अब रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा है, और 110 रुपए के ऊपर जाते हुए स्टॉक दिख नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहिए। ओके, अब बातचीत करने के लिए दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से। दत्ता जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार दत्ता जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, NTPC थे 114 शेयर 390 के दाम पे, तो उसका क्या करे? चलिए, तो क्या करना चाहिए जैन साहब? इन्हें NTPC के शेयर है इनके पास, 390 रुपये के दाम पर खरीदारी है, 100 से ज़्यादा शेयर है, अभी क्या करें? सर NTPC में देखिए 357 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए था। बट प्रॉब्लम यह है कि रन अवे ब्रेकआउट है, और दूसरी चीज प्रॉब्लम यह है कि 1020 मूविंग एवरेज से दूर है। तो 357 353 की जोन अगर नहीं प्रोटेक्ट होती है तो फिर स्टॉक वापस डाउन मूव में आएगा, नहीं तो एक बार 382 रुपए तक जाते हुए दिख रहा है। तो अगर यहाँ से लॉन्ग है 353 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए, और 382 का टारगेट ले लीजिए। तो आपको एक राय दी गई है NTPC के संदर्भ में। कुछ और सवालों में जो सवाल मेरे पास आए हैं उसमें एक सवाल आया हुआ है साईं प्रवीण साहब का, हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं। आदित्य बिरला कैपिटल, इन्होंने 160 रुपये के दाम पर खरीदारी कर रखी है, लंबी अवधि का इनका नजरिया है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो 155 का वीकली स्विंग लो स्वीप किया है, और वो भी 39% गिरने के बाद। तो स्टॉक में ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म का बॉटम हिट कर चुका है। पहला टारगेट 50% रिट्रेसमेंट 197 का रहेगा, और 197 की जोन निकालता है तो फिर जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 250 के आसपास, ये स्विंग हाई था 250 के आसपास, वो टेस्ट करेगा, और उसके बाद ऑल टाइम हाई जो करीब करीब 255 के आसपास है वो टेस्ट करते हुए दिखेगा। तो स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में आ चुका है स्टॉक, स्टेयरकेस फैशन में चलेगा, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन इसका ऊपर ही रहेगा। एक खेम करण साहब का सवाल है, इनके पास आयन एक्सचेंज के शेयर हैं, करीब 500 शेयर हैं, 500 रुपये के दाम पे खरीदारी है, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए आयोन एक्सचेंज में अगेन मेरे ख्याल से लास्ट वीक भी हमने सवाल पूछा था, तब भी हमने जवाब दिया था
कि डाउन साइड में वीकली स्विंग लो का टारगेट खुलता हुआ दिख रहा है 406 रुपए का। तो मेरे को स्टॉक 406 रुपए आते हुए दिख रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज तक पुल बैक भी नहीं कर पाया है स्टॉक। मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स मिड कैप 50 डे मूविंग एवरेज तक पुल बैक किए थे, उसके पहले ही स्वीप कर दिया है। तो अगर मार्केट में ये पुल बैक बना रहा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में 52,600 करीब और निफ्टी में 23,200 तक, तो जब तक वो पुल बैक के टारगेट्स कंप्लीट करेगा ये स्टॉक 406 रुपए दिखा देगा। 406 रुपये के आसपास यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सवालों में जो हमारे पास सवाल आए हैं उसमें अग्रवाल साहब का एक सवाल आया है एजिस लॉजिस्टिक्स को लेकर। इन्होंने इसमें होल्ड कर रखा है इस पोजीशन को, क्या इन्हें बने रहना है या निकल जाना है? देखिए एजिस लॉजिस्टिक नहीं क्लोज कर पा रहा है, 787 के ऊपर सस्टेन करने में बहुत दिक्कत हो रही है। और अब तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन भी इसने बना लिया है 787 के ऊपर 810 रुपए का। तो एक बार आप है तो होल्ड कर सकते हैं, बट अगले अगर 3-4-5 दिन में डिसाइसिवली 787 810 की जोन नहीं क्रॉस करता है तो फिर आपको एग्जिट कर लेना है। और फिलहाल के लिए 738 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए। तो 738 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लेकर आप अपनी पोजीशंस को अदरवाइज देख सकते हैं, यहाँ पर एक राय दी गई है। साथ ही साथ एक सेजिलिटी इंडिया को लेकर शैलेंद्र सिंह साहब का सवाल आया है। 44 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 300 शेयर इनके पास है, करना क्या चाहिए इन्हें? ये सेजिलिटी इंडिया में 42 का मेजर सपोर्ट है, 42-41 की रेंज। अगर ये स्टॉक इस जोन को तोड़ता है तो 35 रुपए के टारगेट खुल जाएंगे। फ्रेश बाइंग तो कहीं से नहीं लग रही है तो फिर स्टॉप लॉस 41 का क्लोजिंग बेसिस पे ले लीजिए। तो 41 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लेकर आप बने रहिएगा। फिनोलेक्स पाइप 187 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 400 शेयर है। अभी थोड़ी पहले हम बात कर भी रहे थे इसकी, क्या राय रखते हो उस पर जैन साहब आप? एग्जिट करना चाहिए सर। सपोर्ट जोन के नीचे आके क्लोज किया है, 3,000% वॉल्यूम राइज था, उसका लो भी टूट चुका है। तो जो लॉन्ग स्ट्रैप है उनकी सेलिंग आना बहुत तेजी से स्टार्ट होगी, तो एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। और गोविंद साहब के पास सोम डिस्लरी तो है ही, जिसकी अभी हम बात कर भी रहे थे, 125 रुपये 125 के दाम पर। इसमें क्या करें? और दूसरा नया ट्रेड लेना चाह रहे हैं, 2 लाख रुपए लगाना चाह रहे हैं, वहां पर क्या करना चाहिए? और देखिए 120 रुपए का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लेना चाहिए, और नए ट्रेड के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जब ये निफ्टी में पुल बैक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद प्रोबेबली मेटल सेक्टर में अच्छी बाइंग बनेगी, तो थोड़ा पुल बैक कंप्लीट होने का वेट कीजिए। उसके बाद मेटल स्टॉक्स में टाटा स्टील देखना चाहिए। आईओसी पे राम सिंह साहब एक सवाल पूछ रहे हैं। 130 के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है। ये पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले शायद हम लोगों की बात चल भी रही थी, तब स्टॉक के बाद उसके बढ़िया तेजी दिखा भी चुका है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है होल्ड करने में? अभी दिक्कत नहीं समझ में आ रही सर। ऊपर में 139.8 तक के टारगेट मिलने चाहिए, क्योंकि मार्केट टॉप आउट हो गया, पुल बैक दे रहा है, इसलिए स्टॉक अटक गया है साइडवेज। एज एंड व्हेन 133.60 निकालेगा, 139.80 आराम से टेस्ट कर लेगा, और उसके ऊपर करीब करीब 150 के टारगेट है। तो थोड़ा सा पेशेंसली होल्ड करना चाहिए। वैसे भी स्लो मूवर काउंटर है, पुल बैक में भी शैलो करेक्शन रहेगा और वापस से अप मूव में तेजी आ जाएगी। तो आपको एक आईओसी को लेकर राय दी गई है, करीब 6-6.5% के आसपास की डिविडेंड यील्ड सो फार स्टॉक में देखने को भी मिल रही है। इसके अलावा गुंजन जी, जो कि आपके एक बड़ी प्रशंसक भी हैं, उनके पास हुडको के शेयर हैं, 195 रुपये के दाम पे खरीदारी है, प्लस शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के भी शेयर हैं। इन दोनों को क्या ये होल्ड कर सकती हैं या निकल जाए? सर एससीआई और उसके पहले आपने बताया शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और हुडको। हुडको में देखिए 201 रुपए का सपोर्ट होल्ड होना चाहिए। अभी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ, 1-2 दिन वेट करूंगा। अगर ये 201 202 के ऊपर होल्ड किया तो फिर 232 रुपए तक की अप मूव आएगी। बट एक चीज याद रखिए कि बीटन डाउन काउंटर्स हैं जो पुल बैक दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी कोई बाइंग अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए। एज इन व्हेन जब भी इसकी रैली फिजल आउट होना स्टार्ट होगी, 149.75 के टारगेट ओपन होंगे, तो 201 1-2 दिन में 3 दिन में रिक्लेम कर लेता है तो 232 तक के लिए प्ले कर सकते हैं। बट मेरी तरफ से सजेशन नहीं है प्ले करने का। करना चाहें अगर तो सेटअप उस तरीके का बन रहा है कि एक बार ट्राई कर सकते हैं, बट 232 के ऊपर बहुत ज्यादा जाते हुए नहीं दिख रहा है। वहां से मोस्ट लाइकली सेलिंग रिज्यूम होगी 149.75 तक। तो ये आपको एक लेवल्स बताए गए हैं, रणनीति बताई गई है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड पे आरपो साहब फ्रेश एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं। डिफेंस में कुछ पुल बैक आया था, शायद उसको ये इन कैश करने की बात कर रहे हैं, क्या किया जाए इसमें? देखिए बड़े वॉल्यूम से रिवर्स किया 19 मार्च को, 500% वॉल्यूम राइज था, उसके बाद से टाइट रहेंगे।
और 2-3 दिन लगेगा मूविंग एवरेज कैचअप होने में, उसके बाद 1628 तक जा सकता है। अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो फिर आपका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस 1365 रुपए करीब का होना चाहिए। तो 100 रुपए की आपकी रिस्क है, लगभग 150 से 200 रुपए की अपसाइड मिल सकती है। उससे ज्यादा एक्सटेंड होते हुए फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, अनलेस 1630 के ऊपर क्लोजिंग करके हमको गलत प्रूफ करे, तब टारगेट एक्सटेंड करेंगे, फिर 50% रिट्रेसमेंट तक आ सकता है स्टॉक। बट फिलहाल के लिए 1628 रुपए का टारगेट पकड़ के चलिए। तो आपको जो है एक लेवल बताए गए हैं, उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग सवाल आया है जैन साहब, राघव गोयल साहब का। इनके पास मोक्ष ऑर्नामेंट्स के शेयर हैं, करीब 10,000 शेयर है। पता नहीं आपने इसका नाम सुना है कि नहीं, मैंने तो कभी नहीं सुना इसका। मोक्ष के नाम से NSE पे ही इसका कोड है। आप इस पर कुछ राय रखते हो क्या? इनके पास 10,000 शेयर हैं 15 रुपए के दाम पर, अभी क्या करें? देखिए, मोक्ष ऑर्नामेंट अगेन स्टॉक में केवल 72 करोड़ का मार्केट कैप है, फ्री फ्लोट मेरे पास आ नहीं रहा है, और रिजल्ट भी बहुत कोई खास नहीं है, और मोस्ट लाइकली ये पंप एंड डंप टाइप ऑफ काउंटर लग रहा है, क्योंकि विद इन नो टाइम कोविड के जब रैली आई थी उसमें विद इन नो टाइम 4 रुपए से सीधा सीधा खिंचते हुए काउंटर गया था 35 रुपए, नहीं और ज्यादा, बल्कि ये गया था 53 रुपए, 53.67। वहां पे बाइंग क्लाइमेक्स करके नीचे आया है। नीचे आने के बाद से एक बॉक्स में चल रहा है, बॉक्स की रेंज है 11 रुपए नीचे में और 22 रुपए ऊपर में। तो फिलहाल रेंज के बॉटम पे है, एक बार 11 के स्टॉप लॉस से क्लोजिंग बेसिस पे अगर चाहें तो 20 रुपए तक के लिए प्ले कर सकते हैं। बट इस टाइप के काउंटर में मैं जनरली प्ले करने की सलाह नहीं देता हूँ। जहाँ भी 500 करोड़ से नीचे का मार्केट कैप होता है, बहुत दिक्कत होती है। अभी इतने साल से बाजार में आपको पता है कि 500 करोड़ से नीचे वाले स्टॉक्स में कितनी जल्दी पंप एंड डंप एक्टिविटी होती है। तो मेरी तरफ से अवॉइड की सलाह है। बट चार्ट पे ये दिख रहा है कि 11 और 22 रुपए की 21 रुपए की रेंज है, रेंज प्ले कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। तो आप रेंज प्ले करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी इस तरह के शेयर में जहां पर 500 करोड़ से नीचे की मार्केट कैप है, लो वॉल्यूम है, आमतौर पे बचने की कोशिश करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जितनी छोटी मार्केट कैप है उतना आसान है उसे मैनिपुलेट करना। सो इसीलिए थोड़ा कोशिश करिए, आप इनसे बाहर रहिए, ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा बिनीता जी का एक सवाल आया है, हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं। शैले होटल इनके पास है, करीब 875 रुपये के दाम पे। अभी आप होटल में बात कर ही रहे थे ITC की, और तो अभी शैले में क्या किया जाए? शैले होटल में सर एक फील्ड ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ था, उसके लॉन्ग लिक्विडेशन के टारगेट भी 670 के आसपास हो चुके हैं। वापस से अप मूव दे रहा है, बट मेरा पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है। हालांकि आप मंथली चार्ट देखेंगे तो मंथली चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज पे हैमर बना है, फॉलो थ्रू मूव भी मिल रहा है। बट ओवरऑल पूरे पैटर्न में अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो बहुत इंकरेजिंग नहीं है। जो अप मूव आई थी इसमें वॉल्यूम आना चाहिए था, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी दिखनी चाहिए थी, जो नहीं दिख रही है। और मे भी इसकी वजह ये हो सकती है कि ITC होटल में ज्यादा इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी दिख रही है। अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो उस हिसाब से मेरे को ITC होटल ज्यादा अच्छा लग रहा है कंपेयर टू शैले होटल। जाने को एक बार 900 950 तक जा सकता है, बट मेरा बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसमें। तो 900 950 तक आ सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस ही कम ही है। सो आप उस हिसाब से ही यहाँ पर कॉल लीजिएगा। इसके अलावा एक वाराणसी से ही सवाल आया है, राहुल अग्रवाल साहब आपके इर्द गिर्द कहीं से पूछ रहे हैं। फ्यूजन फाइनेंस के शेयर हैं इनके पास 169 के दाम पर, क्या एवरेज कर सकते हैं? देखिए, इस तरीके के ना पंप एंड डंप काउंटर से बचने की कोशिश करना चाहिए। और मिड कैप स्मॉल कैप में इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। नॉन स्टॉप लिस्टिंग के बाद से 300 रुपए से 680 रुपए गया, क्लाइमेटिक मूव आई, और 680 रुपए से नॉन स्टॉप 691 से नॉन स्टॉप करेक्शन है। कहीं भी कोई बहुत अच्छी पुल बैक नहीं आई। 79.94 80% स्टॉक टूट चुका है। मे बी यहाँ से शार्प बाउंस बैक या इस तरीके की चीज रूल आउट नहीं की जा सकती है। बट एज सच कोई ना बाइंग पैटर्न है, और चूंकि F&O में है नहीं तो शॉर्ट की सलाह दे नहीं सकते, नहीं तो तुरंत शॉर्ट की सलाह दे दिया होता मैंने 118 के टारगेट के साथ। अवॉइड करना चाहिए कंप्लीटली, अपनी वॉच लिस्ट से ही हटा देना चाहिए स्टॉक। एक ऑब्जर्वेशन है जैन साहब, क्या आप भी ऐसा रीड कर पा रहे हो कि हाल का जो पुल बैक था उसमें स्मॉल कैप मिड कैप में कुछ शेयर चले ज़रूर, लेकिन जो वापस गिरावट आ रही है इसमें स्मॉल कैप मिड कैप में नए लोज बन रहे हैं, और बिकवाली है, और बहुत हाई इंटेंसिटी की बिकवाली आ रही है। सर ये चीज आपको याद होगा कि मैं पिछले सितंबर से रिपीट कर रहा हूं कि हर पुल बैक में मिड कैप स्मॉल कैप चलेंगे, और जब इंडेक्स कोई भी पुल बैक लेगा या नया लो बनाएगा ये स्टॉक मुंह के बल गिर जाएंगे।
सीनेक्स मिड कैप में पुल बैक का हमारा पहला टारगेट था 51,500, उससे हल्का सा ऊपर एक गैप छूटा हुआ था 52,557, 53,032। जो हाई बना है वो बना है 52,762 और अगले दिन 52,926। और कल ही पहला डाउन मूव था, आज फॉलो थ्रू मूव आ रहा है। आप सोचिए कि एक हल्के से रिएक्शन में अगर आपके स्टॉक्स एकदम मुंह के बल गिर रहे हैं तो एनवायरनमेंट कितना खराब है मिड कैप स्मॉल कैप के लिए। अगर ये वापस से 51,500 51,400 की जोन तोड़ता है सीनेक्स मिड कैप, तो पहला टारगेट 47,246 है और दूसरा टारगेट 45,000 का है। यानी आप समझिए यहाँ से हम 10-12% डाउनसाइड की बात कर रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप पे। अगर ये लेवल अचीव होते हैं तो ये जो वीकर स्टॉक्स है जिनमें पुल बैक आया है, इसे नए लो नहीं बनाएंगे, बल्कि जो प्रीवियस स्विंग लो बना है वहां से भी 30-35% टूट सकते हैं वीकर कैटेगरी के स्टॉक। मैं इसलिए आउटराइट मिड कैप स्मॉल कैप मना कर रहा हूँ। आप देखिए फिन पाइप में 3,000% वॉल्यूम राइज था लेकिन उसको फेल कर गया। एचटीबीएल इतना बढ़िया वॉल्यूम का ब्रेकआउट था लेकिन ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में अभी वो मोमेंटम लौटा नहीं है। आप बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्गर काउंटर्स खोज के ला रहे हो, उसके बाद भी उनके ब्रेकआउट फेल हो जा रहे हैं। तो बेटर है कि इस समय लार्ज कैप साइड में ही अपना पैसा रखिए। इनफैक्ट बहुत अच्छे अच्छे स्मॉल कैप के नाम जिनमें हाल में तेजी आई भी थी और अच्छी कंपनियां हैं, वो भी इस समय बुरी तरह से टूटती हुई दिखाई पड़ रही हैं। खैर, एक सवाल साईं प्रवीण साहब ने दोबारा पूछा है। इनके पास एक्सिस के शेयर हैं, एक्सिस बैंक के 977 रुपए के दाम पे, 600 क्वांटिटी है, यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए 1123 का पहला टारगेट था, वो कंप्लीट हो गया है। अब पुल बैक आ रहा है और वो निफ्टी बैंक निफ्टी सब में आ रहा है, लार्ज कैप्स में भी आ रहा है। इस स्टॉक में चूंकि मूविंग एवरेजेस दूर छूट गए थे और 994 से नॉन स्टॉप 1123 आया था, तो ये पुल बैक है। थोड़ा सा अपना मूविंग एवरेज तक कैचअप करेगा 1070 के आसपास तक, या हो सकता है कि यहाँ पे जो गिरावट है कंप्लीट होकर साइडवेज चला जाएगा और मूविंग एवरेज ऊपर आएंगे। बट नॉनदलेस प्राइस और मूविंग एवरेज में डिस्टेंस है 30-40 रुपए का। ये चाहे प्राइस नीचे आके कवर अप करे या साइडवेज रह के मूविंग एवरेज ऊपर आए, दोनों केस में नेक्स्ट टारगेट 1193 रुपए का बन रहा है। तो अगर आपके पास है होल्ड कीजिए, नहीं है 1070 ये रेंज आएगी आपकी फ्रेश बाइंग की, या फिर ब्रेकआउट पे बाई करना है तो 1123.1 के ऊपर बाई कीजिएगा। तीनों केस में आप जहां भी खरीदें, तीनों केस में आपका टारगेट 1193 रुपए का बनेगा। ओके। एक वीर प्रताप साहब ने सवाल पूछा है कामत होटल को लेकर, करीब करीब 343 रुपए पे इनकी खरीदारी है, 600 शेयर है, इन्हें करना क्या चाहिए इसमें? सर कामत होटल, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, कुछ हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। इसमें ब्रेकआउट बना था 315 रुपए का और आप देखिए वॉल्यूम ब्रेकआउट था 399% वॉल्यूम राइज हुआ था जिस दिन ब्रेकआउट हुआ था, बट उसको वर्टिकली 3 दिन में फेल भी कर दिया। जबकि अभी इंडेक्स मिड कैप एक ही 1.5 दिन का पुल बैक लिया है और ये स्टॉक्स वर्टिकली फेल होने लगे हैं। तो हमारे क्लाइंट्स का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, कुछ ने लॉस बुक कर लिया, कुछ जो नहीं बुक करते हैं, लंबा लॉस लेने के मूड में रहते हैं, उनने स्टॉप लॉस नहीं काटा होगा। बट इवेंचुअली ब्रेकआउट फेल हुआ है तो लॉन्ग लिक्विडेशन आना स्टार्ट होगी, उसमें 260 रुपए तक ये नीचे आ सकता है। एक सिद्धू कुमार साहब पूछ रहे हैं एनटीपीसी पर क्या करना चाहिए? 362 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, अभी थोड़ी पहले हम चर्चा कर भी रहे थे इसकी, यहाँ क्या करें? सर 353 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लेना चाहिए, उसके नीचे क्लोज करे तो एग्जिट, नहीं तो एक बार चांस है कि निफ्टी पुल बैक लेने के बाद जब अप मूव आएगी तो 382.95 रुपए तक ये आ सकता है। एक मनदीप सिंह साहब के पास सवाल आया है, टाटा एलेक्सी 7,800 रुपए के दाम पे खरीदारी है, इसका टॉप जो था उसके आसपास ही कहीं इनकी खरीदारी है, पुरानी खरीदारी लग रही है। और दूसरा एक सवाल और भी है कि आईओसी को अगर खरीदारी करनी हो तो कंफर्टेबल जोन आपके हिसाब से क्या रहेगा? तो देखिए टाटा एलेक्सी अपने बॉक्स के लो के आसपास है और 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो मैं अराउंड अपर एंड ऑफ द मिड कैप मान लेता हूं। तो इस स्टॉक में मोस्ट लाइकली 5145 का लेवल प्रोटेक्ट होना चाहिए। कंसोलिडेशन करके बेस बनाएगा 5600 से 5145, ये एक्यूमुलेशन जोन होनी चाहिए। इसमें अगर 8-10-15 हफ्ते बेस बना लेता है तो वापस से अपमूव ट्रिगर होना स्टार्ट होगी 6800, जिसका पहला टारगेट रहेगा। अभी बाइंग करना है, जवाब ना है। एटलीस्ट 12-13 हफ्ते इसमें कंसोलिडेशन हो जाने दीजिए, उसके बाद बॉक्स के ब्रेकआउट पे बाई करेंगे। आईओसी में मेरा कंफर्टेबल जोन री एंट्री के लिए 126 रुपए है। 126 के आसपास अगर रिजेक्शन कैंडल या बुलिश एविडेंस मिलता है तो वापस से बाई करना चाहिए। ऊपर में 139.80 का टारगेट अभी बचा हुआ है। ओके। और एक
और हैंडल से आया है टाटा मोटर्स को लेकर सवाल। 701 रुपए के दाम पे खरीदारी है टाटा मोटर्स में, और एशियन पेंट 2270 रुपए के दाम पे खरीदारी है। क्या करना चाहिए? इनफैक्ट मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि टाटा मोटर्स जो है वो सबका फेवरेट शेयर है, सबसे फेवरेट शेयर अगर सर्वे में निकाला गया तो टाटा मोटर्स निकला है। आप क्या राय रखते हो उन दोनों पे? समस्या है ना, जब 40-50 रुपए था तब किसी का फेवरेट नहीं था। 1000 रुपए होने के बाद फेवरेट हुआ तो एफआईआई ने आपका फेवरेट स्टॉक आपको दे दिया और अपना प्रॉफिट लेके निकल गए। अब वहां से ये स्टॉक नीचे लगभग 600 रुपए तक आया था। फिलहाल 659, जब तक ये सपोर्ट लेवल अपहेल्ड है मोस्ट लाइकली 771 तक जाएगा। और जब 659 के ऊपर आगे क्लोज किया था तब से मैं बाई रिकमेंड कर रहा हूँ फॉर अ बाउंस बैक टारगेट 771। मैं कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बाउंस बैक है 771 तक जाएगा। दूसरा एशियन पेंट्स, इसमें हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं और मनी 9 पे भी जब रीटेस्ट हुआ था 2186 का तब बाई रिकमेंड किया था, तो हमारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। ऊपर में 2406 प्रिसाइसली 2418 रुपए का टारगेट दिख रहा है, और 2418 निकलता है तो फिर गैप का जो लोअर एंड है वो है 2594। ये दो टारगेट दिख रहे हैं 2418 एंड 2594। और अगर ये लेवल्स अचीव होने के बाद, ये लेवल्स अचीव होते होते वॉल्यूम्स राइज हो जाते हैं, तो फिर मैं बॉक्स बॉटम से चला है, बॉक्स हाई या ऑल टाइम हाई दोनों सेम जगह पे है, 3500-3600 रुपए की बात करने लगूंगा। मेरे को लग रहा है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के एकदम बॉटम पे है, यहाँ पे बड़े पोजिशन के बड़े मूव के लिए पोजिशन एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओके, एक कविता जी का सवाल आया है अदानी पावर पर। 50 शेयर हैं और 494 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। ये पूरा ग्रुप ही बहुत साइलेंट है और बहुत समय से साइलेंट है। इनफैक्ट ये 2-3 बार हम बात कर चुके हैं। जैन साहब, क्या किया जाए इसमें? तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और बाकी स्टॉक्स अपने टारगेट कर गए, अदानी पावर थोड़ा सा अटक गया, बट मेरे को यहाँ से बहुत बड़ी सेलिंग नहीं दिख रही है। अगर 480 इस 480-85 ये जोन के अराउंड प्रोटेक्शन मिलता है तो वापस अटेम्प्ट करेगा ऊपर में 430 करीब लेवल निकाल के 590 530 रुपए का लेवल निकाल के 598 तक जाने की कोशिश करेगा। मोस्ट लाइकली ये स्टॉक सेकंड अटेम्प्ट लेगा ब्रेकआउट करने का, तो मेरे हिसाब से आपको होल्ड करके चलना चाहिए। ओके, तो फिलहाल बने रहने की राय यहाँ पे आपको दी गई है स्टॉक के संदर्भ में। महाराष्ट्र सीमलेस, सौरभ जी के पास है 500 रुपए के दाम पर उन्होंने खरीद रखा है शेयर, और इसमें प्रमोटर भी बहुत एक्टिवली बाय कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग पार्टी है कि और आज से नहीं, लगातार बाय कर रहे हैं। आप क्या राय रखते हो उसमें? देखिए महाराष्ट्र सीमलेस में अगेन यहाँ पे भी क्लाइमेटिक मूव थी। आप देखिए 48 वीक्स में स्टॉक ने 270% का मूव दिया था। वहां पे फील्ड ब्रेकआउट 1070 पे बना, वहां से करेक्शन आया 570 तक। अब 570 और 800 ये रेंज में चल रहा है, रेंज के लोअर एंड से चल रहा है, तो 800 रुपए तक जा सकता है। 800 के आसपास दोबारा सवाल पूछना चाहिए। मेरे को लग नहीं रहा 800 के ऊपर निकलेगा। ये रेंज बाउंड एक्शन करीब करीब 1-1.5 साल चल सकता है, क्योंकि जिस आपका पैटर्न बना हुआ है 1-1.5 साल ये इसी रेंज में चलने के मूड में है। तो रेंज का बॉटम लीजिए, रेंज के टॉप पे बेचिए।